रही हूँ। मैं डीएसटी इंस्पायर फेलो थी अपने कॉलेज में, मतलब कि 9-10 के बाद भी मुझे स्कॉलरशिप मिली और 12th के बाद भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। और स्कॉलरशिप 12th के बाद की जितने भी मेरी पढ़ाई का खर्च है वो इंडियन गवर्नमेंट देती थी। और अभी मेरी 2020 जुलाई में मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है आइजर कोलकाता से। और उसके बाद अभी मैं पीएचडी करूंगी और पार्ट टाइम में बिजनेस कर रही हूँ। लगभग 4.5 साल से मैं पार्ट टाइम में बिजनेस कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं। और अभी स्टार पल के मुकाम पे हूँ। लगभग 30 से 40 लाख बीवी का टर्नओवर मेरा होता है। और लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में 26 स्टेट, अभी मैं कुछ दिन पहले काउंट कर रही थी, 26 स्टेट में ऑलरेडी लोग एक्टिव है जो परचेजिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ज्वाइनिंग कुछ और स्टेट में भी है। तो इस तरीके का है। और मैं बोलूंगी कि बड़ी बात ये नहीं है कि मेरा 30 से 40 लाख का टर्नओवर हो रहा है। बड़ी बात ये नहीं है कि मेरा 26 स्टेट में टीम है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीज एक 23 साल की लड़की का पार्ट टाइम में पढ़ाई करते करते हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये मेरी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है, ये आरसीएम की ताकत है, जिसने मुझे ये ताकत दी है, अपॉर्चुनिटी दी है, प्लेटफॉर्म दिया कि ताकि मैं ये सब चीज कर सकूं। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा टीम मिला। मैं राजीव सर के टीम में हूँ, मैं मोहन प्रसाद सर के टीम में हूँ। मोहन सर का गाइडेंस मिलता रहा और मैं आगे बढ़ती गई। तो यहाँ पे बिजनेस में आना और बिजनेस को बिल्ड करना दोनों अलग बात होती है। और इसके बारे में पूरा को पूरा बात करेंगे आज। मेनली 2 टॉपिक पे पूरा को पूरा बात करेंगे। जितने लोग यूट्यूब पे हैं, जितने लोग जूम पे हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज हम लोग क्या बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो यूथ है, हम युवाओं को कैसे इस बिजनेस में ला सकते हैं। और युवा आते तो हैं, फिर ऐसा क्या है वो छोड़ के चले जाते हैं, क्या है वो जो टिक के नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा जोश जुनून युवा में होता है, बट स्टिल वो इस बिजनेस में बहुत कम मात्रा में है। जितने भी लोग अभी बड़े बड़े अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, वो कहीं ना कहीं उम्र दराज वाले हैं, मतलब 30-35 साल में। बहुत कम युवा वाला हमारा आरसीएम में है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो छोड़ के जाते हैं, आते क्यों नहीं, और आते भी है तो छोड़ के क्यों जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो सीखा है, और आज पूरा चर्चा की थी मैं मोहन सर से कि क्या क्या टॉपिक हो सकता है, और उन्होंने जो गाइड किया मुझे उसके अकॉर्डिंग मैंने पीपीटी तैयार की है। और दूसरी बात करेंगे कि जो हमारे टीम में आते हैं, जो यूजर आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे यूजर की संख्या ज्यादा होती है, तो लेकिन यूजर आके भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लगातार परचेजिंग नहीं करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है और इसको हम कैसे, क्या क्या चीजें करके हम इसको मैक्सिमम यूजर को बार बार परचेजिंग करवा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली इन दोनों बातों पर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितने भी लोग हैं वो लगभग आरसीएम के ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जो लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उनको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि आरसीएम क्यों करना है, उसको भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगी, उससे में कवर हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ और आपको ये दिखाने का प्रयास करती हूँ, मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ कि हमें क्यों, युवाओं को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और साथ में हमें क्यों बिजनेस करना चाहिए। पीपीटी दिख रही होगी सर, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस यस। तो फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस वेबिनार में। और आज जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे युवाओं की सबसे पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें समझना होगा, पहले जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे ना तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें समस्या समझना है कि युवा के साथ समस्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे और समस्या को खत्म करेंगे, उनके जो डाउट हैं उनको खत्म करेंगे। क्योंकि जब मैं भी आई थी आर्ट्स में तो मेरा भी क्लियर नहीं था कि मुझे करना है, पर मुझे वो सब सच्चाई दिखाई गई थी मोहन सर के थ्रू। जब मैंने उस सच्चाई को, कड़वी सच्चाई को देखी, तब जाके मैं आई थी। तो समस्या पहले देखते हैं, क्या कड़वी सच्चाई, उसके बारे में देखते हैं। तो युवा को अगर आपको लाना है तो 2-3 पॉइंट है जिसपे कि आपको थोड़ा सा डील करना होगा। 2-3 पॉइंट में जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पहले तो उसको वास्तविकता से परिचय करवाना होगा। उसको रियलिटी में क्या है उसको पता नहीं। वो हमारे कंट्री में 20 से 25 साल तक युवा किताबों में ही खोए रहते हैं, उसको असली दुनिया पता ही नहीं होता है। कहते हैं ना, एक कहावत भी है, अरे तुम क्या जानो दाल आटा का भाव। ये हमेशा बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमको क्या पता दाल आटा का भाव क्या है। अरे पता भी कैसे होगा, आपने उससे बताया नहीं है कि क्या भाव है। हम लोग क्या बोलते हैं 25 साल तक, 20 साल तक, अरे पढ़ाई करो, इसको ये मत करने दो, ये शादी में नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, एग्जाम है, ये क्यों करना है, ये करना, ये करना। इस तरीके से हम उसको उस तरीके से किताब में कैद कर देते हैं, और 25 साल के बाद हम उसे गाली भी देते हैं कि इसको क्या पता, इसको ये नहीं पता। भाई तुम अभी दुनिया देखे क्या हो, आपने 25 साल तक देखने नहीं दिया इसलिए नहीं देखे, ये अलग बात है। तो हमें पहले उन्हें सच्चाई दिखानी होगी, रियलिटी दिखानी होगी। दूसरी बात क्या है कि रियलिटी के साथ साथ उसे डायरेक्ट सेलिंग का विजन भी दिखाना होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक इतना अप डाउन्स आए, इतना ऊंचा नीचा हुआ, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, ये सब के बावजूद मैं डायरेक्ट सेलिंग में टिकी रही, बिकॉज मुझे विजन पता था।
मैं देख पा रही थी कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है, मुझे क्या मिल सकता है, देश को क्या मिल सकता है, सोसाइटी को क्या मिल, ये सब मुझे पता था, इसलिए मैं टिकी रह पाई। उसके बाद बात करेंगे कि हमें रियल नॉलेज देनी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग की। क्या रियल नॉलेज होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं हम लोग। हम नॉर्मली जो मैं बात कर रही थी 20 से 25 साल तक आते हैं और उसे कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट जो बीएससी कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे से आप पूछिए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे का उम्र लगभग 18-19 साल के आसपास होता है। 18-19 साल के आसपास मतलब क्या है? 18-19 साल के आसपास का मतलब है कि ये लोग वैसे बच्चे हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, अपने इलाके के मुखिया को चुन सकते हैं, अपने इलाके के मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं। यानी कि उसमें इतनी पावर है कि वो अपने देश को चलाने वाले लोगों को चुन सकते हैं। बट स्टिल अगर आप उनसे पूछिएगा कि बेटा आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे का क्या फ्यूचर है, तो बोलता है कि देखते हैं ना, देखते हैं, अभी सोचा नहीं है, अभी बीएससी कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। हो सकता है तो ये कर लूंगा, हो सकता है तो ये कर लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं अभी फॉर्म सब फिल कर रहे हैं। किसका फॉर्म? तो एसएससी भी, बैंकिंग भी, रेलवे भी, सब कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। और उससे पूछिएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बोलेंगे कि पता नहीं, उसको पता नहीं। उसको इनफैक्ट पूछिएगा प्रोबेबिलिटी कितनी है कि तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएगी। वो सक्सेस जो रेट होता है कि टोटल और जितना हो रहा है उसमें से अगर आप मैथमेटिकली निकालेंगे तो वो सक्सेस रेट निकलता है। उसको भी देख के उसको पता नहीं चलता है। तो उसको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, फ्यूचर में क्या करना है, नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता। उस युवा को अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में ला के और यहाँ पे उनको मेहनत करवाना है, और वो भी फ्यूचर के लिए मेहनत करवाना है। युवा को फ्यूचर में जाने में डर लगता है, सही बात बोलूं तो। मेरा 10 साल बाद क्या होगा युवा को नहीं पता, वो ब्लैंक दिखता है पूरा, और वो सोचना भी नहीं चाहता। उसको पूछेगा क्या हुआ तो गाना लगा के सुनने लगा कि देखेंगे ना बाद में, मम्मी पापा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे युवा लोग जिसको कि इतने भी समझ नहीं है कि मेरा 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो उसको रियलिटी दिखाइए। उसको वो मतलब कि बोलती हूँ ना कि वो आईना दिखाइए, जो आईना वो देखने से डर रहे हैं, वो फ्यूचर का आईना है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मुझे बहुत मोटिवेट किया था। वो सब क्वेश्चन किस तरीके हैं? पहले एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं कि मान लो तुम बीएससी कर रहे हो या जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर तुम्हारी जॉब भी लग जाती है, चाहे तो गवर्नमेंट जॉब लगती है, चाहे या गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या प्राइवेट जॉब लग सकती है। और प्राइवेट जॉब अगर मान लो आपकी जो उम्र है 20-30 साल में, आपकी उम्र में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, और उसके बाद आप 40 साल तक, 50 साल तक काम, 40 साल तक काम करते हैं और 60 साल तक आप काम कर रहे हैं। यस, लेकिन ये 60 साल के बाद आप क्या करेंगे? चाहे प्राइवेट जॉब में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, पेंशन खत्म हो गई है 2004 के बाद में। ये युवा से पूछना है ये सवाल, और ये सब ऐसे सवाल है जो मुझे मोटिवेट की थी आश्रम में काम करने के लिए। और हम क्या करते हैं, सामने वाले को बुरा न लग जाए, ये न लग जाए, तो हम उसको ये कोई सवाल पूछते ही नहीं है। हम उन्हें क्या आश्रम के प्लान में दिखाते हैं कि अगर तुम 1000 का सामान लोगे, 2000 का सामान लोगे, तो आपको ये पैसा यहाँ बच जाएगा, कमीशन ये आएगा, वो आएगा। अरे भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ता 200-250 रुपए का, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है 200-250, क्योंकि वो कमाता ही नहीं है अभी युवा। उसको क्या फर्क पड़ता है 200-250 रुपया में? 200-250 रुपया तो वो किसी और पे खर्च कर देता है। 200-250 रुपया का तो पार्टी करके आ जाता है। 3000 रुपया पेरेंट्स से लेता है, एक दिन बर्थडे पार्टी में वो सेलिब्रेट करके आ जाता है। उसको क्या फर्क पड़ता है 200-250 रुपया से? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको उस तरीके से मोटिवेट ही नहीं कर सकते। मुझे अगर कोई बोलता कि ये सामान यहाँ जाके लो और तुम्हें 250 रुपया बच जाएंगे, तुम्हें 150 रुपया बच जाएगा, तो उसमें मुझे क्या, स्कॉलरशिप मिली थी, गवर्नमेंट का पैसा था, वो उड़ाना था, मुझे क्या फर्क पड़ता? मुझे 200-250 रुपया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये दिखाया गया था। तो मुझे भी पता है कि 60 साल के बाद क्या करोगे, क्योंकि 60 साल के बाद गवर्नमेंट तो आपको रिटायरमेंट दे देती है, पर आपको भगवान रिटायरमेंट नहीं देता है। 60 साल के बाद मैं क्या करूंगी? गवर्नमेंट दे दी रिटायरमेंट, पर भगवान तो नहीं दिया। अब ये जो 60 से 80 साल के, मान लीजिए 80 साल की मेरी लाइफ है, ये 20 साल में क्या करोगे, ये सवाल है। इस सवाल का आंसर नहीं देना है, बस आप उनसे पूछिए कि इसमें क्या करोगे आप। तो पहला सवाल यही है कि 60 साल की उम्र के बाद आप क्या करोगे। अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको जॉब मिल रही है, तो हिंदुस्तान में 54% लोग हैं जिनको की कोई भी जॉब नहीं मिलती है। इतने लोग हैं, 54% लोग हैं जिनको की जॉब ही नहीं मिलती है। हाँ, तो उनसे हमसे पूछना है, या कोई बिजनेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जब आपकी काम करने की ताकत नहीं रहेगी, मान लीजिए 70-75 साल के बाद, तो थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाता है, आप उस टाइम पे के बाद काम नहीं कर सकते, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद किस तरीके से अपना देखभाल करोगे, किस तरीके से करोगे? उसके बाद उससे पूछ सकते हैं कि जो महंगाई है, महंगाई के मार से कैसे बचोगे। 2 साल पहले जो 20,000 रुपया महीना कमाते थे, आज भी वो 20,000 रुपया महीना कमाते हैं, पर पहले जो पेट्रोल 80 रुपया का था वो 100 रुपया का हो गया, या जो 70 रुपया का चीज था वो 100 रुपया का हो गया, 150 रुपया का हो गया।
अब बताइए उस चीज को आप कैसे झेलोगे? आपकी इनकम नहीं बढ़ी पर महंगाई बढ़ गई, और जिस तरीके से मनी डिवोल्यूशन हो रहा है, रुपये की वैल्यू घट रही है, इन सब के बारे में आप किस तरीके से, और ये सब ऐसे सवाल है जो युवा से कोई पूछता नहीं, कोई उसको समझाता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। और ऐसे सवाल, ये नॉलेज अगर आपको देंगे तो हो सकता है उस युवा की आप 10 साल की लाइफ बचा सके, 10 साल का टाइम उसका बचा पाए। मेरे साथ हुआ ऐसा। अगर मुझे ये सब बातें पता चलती, पर कब पता चलती? जब मैं जॉब में जाती, जब मुझे पता चलता क्या, अरे भाई आप क्या करेंगे, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, अरे भाई ये हो रहा है, तो मुझे शायद 30 साल की उम्र में पता चलता, शायद 35 साल की उम्र में पता चलता। लेकिन वो चीज मुझे आश्रम के सिस्टम ने, मेरी अपलाइन ने पहले बता दिया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 10 साल एक नया लाइफ मिला है, जिस लाइफ में मैं फाइनेंशियली एजुकेटेड होकर काम कर पा रही हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछिए कि आप जॉब में है, जो भी कर रहे हैं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी पढ़ाई का खर्च आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्योंकि जो मेरा कॉलेज जो था, मेरा कॉलेज में जिस टाइम मैं एडमिशन ली थी, मेरा फीस 18,000 रुपया था, और अभी का जो फीस है, पिछले साल जो था वो 54,000 रुपया, 55,000 रुपया था। इस साल तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, यानी कि कितना था, 18 या 54, 3 टाइम्स बढ़ गया है 2015 से 2020 में। मतलब कि 5 साल में एक जो कॉलेज का, वो भी सरकारी कॉलेज की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज क्या कहते हैं, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में 3 गुना फीस बढ़ गया है। आईआईटी की फीस लाख लाख रुपए सेमेस्टर है, 6 महीने का है। अब बताओ, अभी के टाइम पे ऐसा है, तो आने वाले 10 साल के बाद जब आप पापा बनोगे, आप मम्मी बनोगे, आपकी जो जनरेशन आएगी उसका फीस कितना होगा? अभी 1 लाख में हो सकता है उस टाइम पे 10 लाख की हो। तो हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, बहुत अच्छा कॉलेज, आईआईटी, आईएम निकाल ले, बट उसकी फीस आप कैसे भरोगे? उसका कुछ आपने सोचा है? जब बच्चे, लड़के लड़की की आप शादी करेंगे, उसमें जो खर्च होगा वो पैसा कैसे लेके आएंगे आप? और और उसके जो हायर एजुकेशन है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद पोस्ट डॉक करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उस सब की एजुकेशन का फीस आप कैसे लाओगे? सोचा है कभी कि ये सब क्या होगा? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन, लोग सोचते हैं कि बच्चा है, बच्चा अपना संभाल लेगा, हमको क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसे सवाल का आंसर देते हैं, मैं कई लोगों से ऐसे मिली हूँ, बोला कि बच्चा है अपना खुद देखेगा। अरे भाई, आपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आए हैं, अगर आप उसकी एजुकेशन की, उसकी शादी के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप तो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। आपको ये सोचना चाहिए, ये जिम्मेदारी है आपकी। पर लोग बोलते हैं कि जैसे भी होगा हम पाल लेंगे, तो ये सही नहीं है। वैसे लोगों के लिए सब बात करके भी कोई फायदा नहीं, मैं ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ, ठीक है आपको जैसे रहना है रहिए। लेकिन वे लोग जो अपनी जिंदगी में ये सब सुनने के लिए, सोचने के लिए तैयार है, उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछिए। इसके बाद भी आपातकालीन स्थिति में क्या करेंगे? कोविड-19 का फेज आया, कितने लोगों की जॉब खत्म हो गई, कितना कुछ हो गया। मैं सबसे सबके लिए सम्मान की भावना रखती हूँ, लेकिन हमें सोचना होगा। समस्या जब हमें आके मारे, उससे पहले हमें ये इस तरीके से तैयारी करनी होगी कि हम समस्या को मार दें, वरना समस्या हमें पूरी तरीके से खा जाएगी, निगल जाएगी। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो आपातकालीन स्थिति कोविड-19 में बहुत लोगों के घर का, एकदम जो कमाने वाला आदमी था, जिसपे की पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी, अचानक से पूरा खत्म हो गया, और फैमिली एकदम, मतलब कि कहना, हाथ पसारने वाली चीजें आ गई थी इस आपातकालीन स्थिति में। या किसी को कोविड हो गया, अचानक से 5 लाख 10 लाख का खर्चा आ गया, और 5 लाख 10 लाख का खर्चा से उसके घर में सब कुछ लगभग तहस नहस हो गया, जितना भी एलआईसी वैलाईसी जो भी था सब कुछ खत्म हो गया, और अजीब सी सिचुएशन हो गई। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मान लीजिए 1 साल तक आप अगर काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो क्या करेंगे? उस स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में क्या करेंगे? और वही जो मैं बात कर रही थी, कोई अनहोनी हो गई, तो कोविड-19 में किसी ने नहीं सोचा था कितने लोगों की मौत होगी, पर हो गया। और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हम नेचर के साथ जिस तरीके से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है और उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो कि लोगों का जो हेल्थ है वो इफेक्ट होगा। अगर हम अपने शरीर को अंदर से ठीक नहीं रखें, ठीक खाना नहीं खाएं, ठीक तरीके से बिल्ड ना करें अपने शरीर को, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास तो वो सर्टिफिकेट है नहीं कि हम ये बोल दे कि हमें कुछ भी नहीं होगा। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा खासा डाइट मेंटेन करने वाले आदमी के साथ भी एक झटके में कुछ भी हो सकता है, या मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटना का कुछ भी चांस हो सकता है। तो वो सब सिचुएशन में अगर मैं नहीं सोचूं तो क्या हो सकता है? क्या करेंगे, हमारी फैमिली क्या करेंगे? बहुत सारे लोग मुझ पर डिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे? तो ये सब क्वेश्चन है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, और खासकर युवा जो 18-20 साल की उम्र में हो, बोले कि इतना सब कौन सोचता है। जब मैं बिजनेस करना स्टार्ट की थी, और जब मैं अपने दोस्तों लोगों से बोलती थी कि ये बिजनेस ऐसा है, पैसिव इनकम है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता, तो कुछ लोग बोलते थे कि भाई अपना सोच ले, बाद में जाए, बाहर में जाए लोग।
ये एटीट्यूड होता है युवा का। लेकिन कुछ युवा हैं जो कि सीरियसली समझने के लिए तैयार हैं, हमें बस सही से उनको समझाना है, और एक बार में ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप सभी ये लोग ये दुर्भावना या गलत फहमी नहीं पालिएगा कि हम किसी युवा के पास जाएंगे, ये सब क्वेश्चन एक बार में पूछेंगे और फटाफट पड़ा हो जाए, नहीं। युवा कोई भी चीज को ज्यादा सीरियसली, ज्यादा उस तरीके से नहीं लेता है, चलेगा, मतलब बोले आ गया वो। और युवा जो 18 से 25-30 साल के होता है, तो ऐसे बहुत सारे सलाह आते रहते हैं, कभी पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, कभी टीचर से, तो उसका एक कान से सुन के एक कान से निकलता है। लेकिन अगर आप इतने इम्पैक्टफुल से, इम्पैक्ट डालते हुए, वैल्यू क्रिएट करते हुए, उसको समझाते हुए अच्छे से अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग पे असर पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ सोचेगा। ये सब सवाल ऐसे हैं कि अगर आप कोई अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं या अच्छा खासा कोई काम कर रहे हैं, स्टिल ये सारी सिचुएशन आ सकती है, और इस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा, आप किस तरीके से डील कर पाएंगे, आपने इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा, ये सब सवाल आपको उनसे पूछने चाहिए। अगर ये सब सवाल आप पूछ सकते हैं तो जरूर पूछिए। इसके साथ में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, वो मुझसे पूछा गया था कि आपको कौन सा लाइफ चाहिए, बस जरूरत वाली जिंदगी जीना है या चाहत वाली जिंदगी जीना है। जरूरत वाली जिंदगी मतलब क्या होती है कि ठीक ठाक खा पाएंगे, ठीक ठाक स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक ठाक कपड़ा पहन पाएंगे, ठीक ठाक लोग जान पाएंगे, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता, मतलब आसपास की बाउंड्री सेट होगी कि ये लोग हमें जान रहे हैं, और हम लोग ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। दैट इज जरूरत वाली जिंदगी, सर्वाइवल मोड पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं बस। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग इतनी ज्यादा, मतलब कि कहते हैं ना कि 87,000 लगभग इतना योनियों के बाद हम लोगों को एक मनुष्य का जीवन मिलता है, कितनी ज्यादा जन्म के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है हमें, और उसमें भी हम आए, और उसमें भी हम इंडिया में आए, इस वर्ल्ड में आए, दुनिया में आए। और कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं पे स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, और कितने लोग कश्मीर को भी नहीं देख पाते अपनी जिंदगी में, कश्मीर जाके उस दृश्य को भी नहीं देख पाते हैं, उसको फोटो में देख के जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन ये सब चाहत जो होती है लोगों की, किसको अच्छा नहीं लगता कहीं पे घूमने फिरने जाना, किसको अच्छा नहीं लगता 2 दिन तक अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात करना, किसको अच्छा नहीं लगता अपनी चाहत का ड्रेस पहनना, किसको अच्छा नहीं लगता अपनी चाहत का जो भी खाना है उस तरीके से खाना, और किसको अच्छा नहीं लगता अपनी फैमिली को ले जाके 1-2 महीने टूर करके आए, एकदम घूम के आए। ये भगवान ने बड़ी अच्छी दुनिया बनाई है। कहते हैं ना, जितने भी ग्रह है उस सब में सबसे सुंदर ग्रह हमारा धरती पे, और हम धरती पे हैं, बट स्टिल अगर हम इसे देख नहीं पाए, हम अपनी आंखों को वो कहते हैं ना वो फीलिंग नहीं दे पाए, तो फिर क्या फायदा है, वो अनुभव लेना चाहिए। तो आप किस कैटेगरी में हैं, क्या आप जरूरत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं या चाहत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो लोगों को हिला के रख देते हैं। इनफैक्ट मुझे तो हिला के रख दिए थे, और मुझे लगा था कि नहीं यार, ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी। मतलब ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी कि बस पढ़ाई करो और 30 साल तक पढ़ाई करो। चूंकि मैं पीएचडी भी करूंगी तो ऑब्वियसली उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, तो 30 साल तक पढ़ाई करो, हायर एजुकेशन में जाओ, और हायर एजुकेशन में जाने के बाद आप एक जॉब में जाओ, जॉब में जाने के बाद आपके पास अच्छी खासी सैलरी हो, पर वो 10 to 5 जाना, मतलब कि घर से टिफिन लेके जाना, फिर जॉब करना, फिर वापस आना, यार मतलब कि वो मेढक वाले कुएं वाली जिंदगी मुझे तो नहीं जीना। हाँ, और फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यही बताना कि बेटा जितना चादर है उतना ही पैर पसारो, ये वाला एटीट्यूड, ये वाला चीज मुझसे होगा नहीं, बिल्कुल भी होगा नहीं। तो फिर ये सब क्वेश्चन, और युवा जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो इस फेज में होते हैं कि वो सोचते हैं कि यस जिंदगी में मुझे करना है, एक नाम बनाना, एक पहचान बनाना है, वो इस मोड पे होता है, लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता, और उस चक्कर में वो कुछ ना गलत काम भी कर लेते हैं, कभी फंस भी जाते हैं, कहीं पे ऐसा भी चीज हो जाता है उनके साथ, गलत हो जाता है कि उसके बाद उसकी फैमिली बोलती है चुपचाप से जॉब करो और कुछ करना नहीं है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप उनको आरसीएम का साथ देके सपोर्ट कर देते हैं ना, तो आप अपने टीम में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बारे में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप किसी भी युवा से पूछेंगे, और साथ में आप उनको कुछ और चीजें दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं जितने भी युवा हैं उनको अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट दिखाती हूँ ना, ESBI वाला क्वाड्रेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी युवा को समझना चाहिए कि ये क्या होता है, बट स्टिल बहुत सारे युवा को पता नहीं, यूथ को पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग किताबी वाले एजुकेशन में हैं, हमें वो फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं। और अगर आप किसी को ये ESBI को कनेक्ट करते हुए आरसीएम का प्लान दिखाते हैं और उसको समझाते हैं कि आरसीएम कैसे आपको इस क्वाड्रेंट में पहले और फिर इस क्वाड्रेंट में लेके आती है, तो आप उसकी जिंदगी में एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, और वो वैल्यू जब उसको मिलता है ना, तो वो आपका फैन हो जाता है।
मैंने कई बार ऐसे लोग जो कि बहुत नेगेटिव थे, नहीं चेन सिस्टम है, नहीं जुड़ूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा, मधु मुझे बिल्कुल भी तुम प्लान मत दिखाना, मैं रियल एग्जांपल बोल रही हूँ कि एक एक लड़का इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था। मैं उसको बोलते थे कि एक बार देख तो लो क्या होता है, एक बार देखो तो क्या होता है। वो बोला कि तुम आरसीएम करती हो ठीक हो, मुझे प्लान नहीं दिखाओगे, मुझे कुछ बात नहीं करना, मुझे ये चेन सिस्टम ये वो कुछ नहीं। हम बोले कि ठीक है, तुम बस देखो, मैं कहीं पे आरसीएम का नाम नहीं लूंगी। और मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि बस मुझे 10 मिनट का टाइम दो और मैं कहीं पे आश्रम का नाम नहीं लूंगी। और मैंने उसको ईएसबीआई का प्लान दिखाया, ये वाला प्लान दिखाया। और ये वाला प्लान दिखाने के बाद मैंने वो जो 1940 से लेके 2020 तक का जो पूरा होता है इनकम स्लैब, ये सब मैंने उनको दिखाया। अगर ये दोनों चीजों आपको नहीं पता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो बना हुआ, आप वहां पे देख सकते हैं। ये दोनों जब मैं उनको दिखाई, अभी तक आश्रम पे नहीं आई मैं, बस ये दोनों चीजें दिखाई, उनको लगा कि यार मुझे ये सब पता ही नहीं था। और उस लड़के को ये रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में कितनी बड़ी चीज मिसिंग थी, मैं इस चीज को नहीं जान रहा था कि पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा कमाने का सोर्स क्या होता है। और हम इस बारे में सोचे ही नहीं है कि हम किस सोर्स से पैसा कमाना चाहते हैं, किस सोर्स से क्या आउटकम हो सकता है, और उस आउटकम से जिंदगी हमारी कैसे चलेगी, इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। मतलब कि हम 25-30 साल तक पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा कमाने का सोर्स क्या होता है ये किसी को पता नहीं। मतलब कि हम आंख पे पट्टी बांध के चल रहे हैं और उसी रास्ते में कांटे हैं, कंकर है, और हम उसको मतलब फिर भी अपनी पट्टी खोल के नहीं देख रहे हैं। सामने वाला आ रहा है बताने के लिए, बट हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ये वाला एटीट्यूड है। तो लेकिन अगर हम जबरदस्ती भी उनको बताते हैं तो भले ही अभी वो बुरा माने कि ये बेकार में मेरा टाइम खा रहा है, लेकिन जब आप उनको बताएंगे तो बाद में जिंदगी भर आपका नाम लेगा। और ये सबके साथ हुआ है, जो भी आश्रम में भी जुड़े हुए हैं अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं। आपको जब प्लान दिखाया गया था तो आप नाना नूकुर करके ही आपको प्लान दिखाया गया था, लेकिन आज जिसने आपको प्लान दिखाया उसके प्रति आप शुक्रगुजार है कि यस सही डिसीजन था मुझे प्लान दिखाने का उनका। तो इस तरीके से तो ये सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछिए, और क्वेश्चन करने के बाद आप उनको समझाइए कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे हेल्प करेगी उनको, उनको पूरा का पूरा सिस्टम समझाइए कि देखिए क्या होता है। इसमें मैं आपको अलग अलग चीजें दिखा रही हूँ कि हम यूथ को ये सब चीजें बतानी चाहिए। अब ये जो सिस्टम है ये आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो हम लोग प्लान में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एक कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट के बाद केयरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर किराना दुकानदार होता है, और यहाँ पे जो है हम कस्टमर होते हैं। ये हम लोग दिखाते हैं। और हम लोग क्या दिखाते हैं, यहाँ पे 50 रुपीज का प्रोडक्ट होता है, 100 रुपया में आता है, और यहाँ पे जो कॉस्टिंग वॉस्टिंग लगते हैं लगभग 45 से 50% जो रुपया होता है ये लोग कमाते हैं, यही है। और ये जो कस्टमर है ये 80% लोग होते हैं पॉपुलेशन में, और ये 20% लोग होते हैं। क्लियर है। अब ये युवा को दिखाना है कि देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि 80% लोगों का पैसा जो है वो 20% लोग कमाते हैं। ये होता है एक कि यानी कि बेसिकली कस्टमर जो है, कस्टमर से 20% लोग कमाते हैं, यानी कि 100 लोग में 20 लोग कमाने वाले होते हैं और 80 लोग होते हैं जो खर्च करने वाले होते हैं। दूसरा सिस्टम क्या आया, वो आया मॉल का। बड़े बड़े मॉल ओपन हुए, और मॉल में क्या हुआ, अब देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है जो हम सोचते नहीं है। मॉल में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा एजेंसी या बहुत बड़ी कंपनी ने एक लिया, जैसे डी मार्ट हो गया, अभी जियो का भी बहुत सारा वो सब ओपन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, डी मार्ट की अगर बात करें हम लोग, या नाम नहीं लेते हैं, एक बहुत बड़े व्यापारी ने क्या किया, सीधे कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्होंने पूरा का पूरा माल उठा लिया, पूरा का पूरा माल उठाया, और माल उठा के उन्होंने पूरा का पूरा मॉल में लगा दिया। और मॉल में उन्होंने रख लिए किसको, छोटे छोटे सेल्समैन को, सेल्स पर्सन, सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय को। यानी कि वहां पे ना डिस्ट्रीब्यूटर रहा, ना ये एजेंट रहा, ना ही ये रहा, ना ही यहाँ रहा। मतलब कि एटलीस्ट वहां पे 20% लोगों को तो इनकम जा रही थी, एक बैलेंस तो बना हुआ था। पर यहाँ पे वो बस 5% लोगों के पास इनकम जा रही है, 5% क्या 1% बोलो, मतलब कि एक लोगों के पास वो कंसंट्रेट हो रहा है। कुछ लोगों को नौकरी जरूर मिली, लेकिन इन लोगों का भट्टा जाम हो गया, इन लोगों की सब खत्म हो गई। तो ये दो सिस्टम है, जो मॉल है आपका, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जो दुकान से हम लोग सामान लाते हैं, और साथ में एक और है जो ऑनलाइन है। ऑनलाइन में क्या हुआ, ऑनलाइन वहां पे मॉल में तो कुछ लोगों को नौकरी मिल रही थी, आसपास के लोग, अब मॉल खुला है तो आसपास में चाट का भी ठेला लगा है, गुब्बारा भी बिक रहा है, टॉय भी बिक रहा है, कुछ और चीजें बिक रही है, तो उन लोगों को भी रोजगार हुआ। मॉल के आसपास पान का दुकान खुल गया, ये खुल गया, तो उन लोगों को भी रोजगार मिला। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 5% लोगों को तो मिला, यहाँ पे 20% लोगों को रोजगार मिल रहा था, यहाँ पे 5% लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक वेयर हाउस बनाया गया, ऑनलाइन सब प्रोडक्ट दिखा दिया गया, बस डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल को रखा गया, और
5,000 से 8,000 का सैलरी देके या 5,000 से लेके 10,000 की सैलरी पे उसको खटाए जा रहे हैं और उसको पूरा का पूरा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो 5% लोग थे, ठेला वाला, ये वाला, वो वाला, ये सब था। यहाँ पे 1% लोगों को ही रोजगार मिला और एक खट्टा हो रहा है किसके पास, अमेजन के मालिक के पास, फ्लिपकार्ट के मालिक के पास रुपया कंसंट्रेट हो रहा है। ये अलग अलग सिस्टम है। पहले क्या था, हम लोग दुकान से सामान लेके आते थे, फिर क्या सिस्टम हुआ कि हम मॉल से सामान लेके आते थे, अभी ऑनलाइन हम लोग मंगाते हैं और ऑनलाइन में बस 1% लोगों को ही जो है मिल रही है। अभी हमें समझने वाली बात यह है कि ये सब चीजें जो हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन हमें बताना चाहिए कि ये सब चीजें हमें करना ही पड़ेगा, ये सब चीजें हमें बताना चाहिए। और साथ में हमें दिखाना चाहिए कि अगर वो आते हैं इस सिस्टम में तो क्या क्या फायदा उनको हो सकता है, इसके बारे में पूरा का पूरा हमें बात करनी चाहिए। तो हमें ये दिखाना होगा कि हमें किस सिस्टम के साथ आना चाहिए, हमें ये दिखाना होगा कि हमें किस सिस्टम के साथ आना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। ये युवा को दिखाइएगा ना तो युवा को समझ में आएगा। लोग युवा जो है वो किराना दुकान में नहीं जाते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं कि आश्रम में दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, वो बोलते हैं कि हम अमेजन से नहीं मंगा के क्यों तुम्हारा तुम्हारा दुकान पे जाके लेंगे, क्यों आरसीएम का दुकान में लेंगे, क्यों उतना दूर जाएंगे। तो ये चीजें आपको उनको दिखानी है कि देखिए आप जब आरसीएम का दुकान में आते हैं तो क्या क्या बात होती है। तो ये 3 सिस्टम दिखाना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, और सब जगह यहाँ पे डुप्लीकेट सब कुछ का आप बता सकते हैं। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ये अपना फ्रेंचाइजी ओपन करती है, यहाँ पे भी कुछ लोगों को इनकम होती है और साथ में ये जो कस्टमर होते हैं 80% लोगों को आरसीएम जो है 45% का रिटर्न दे देती है। मतलब कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि इन सबसे बेहतर है, चाहे ये वाला मार्केट हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो। और जब 80% लोग, हिंदुस्तान के 80% लोगों के पास वो पैसा रिटर्न करके जाएगा, 35% अगर नहीं भी जा रहा है तो कम से कम 32%, 10 to 32% तो जा ही रहा है ना, सबको प्रोडक्ट लेने पे इतना तो जा ही रहा है ना। अगर 80% लोगों को ये इनकम जा रही है तो आपको पता है कि हमारे देश का एक एक नागरिक कितना सशक्त होगा। और जब एक एक आदमी सशक्त होगा और आदमी से मिलके होता है समाज, तो समाज से जब सशक्त होगा, समाज से मिलके होगा एक राज से सशक्त होगा, और राज्य से मिलके होता है हमारी कंट्री, हमारी देश, और पूरा का पूरा देश सशक्त होगा। इतना बड़ा ब्रॉड फिगर आपको युवा को दिखाना होगा कि तुम्हारे एक कदम से इतना बड़ा चेंज आ सकता है, इतना सब कुछ हो सकता है। तो यू शुड ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, कम से कम यूजर बनो और यूजर बन के प्रोडक्ट यूज करो, तब उनको क्लियर होगा कि क्यों मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मंगा के क्यों मैं यहाँ से प्रोडक्ट लूंगा, क्यों मैं यहाँ जाके प्रोडक्ट लूंगा। ये क्लियर उसे होना चाहिए और ये क्लियर करवाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको इस तरीके से आपको समझाना होगा और सारे मॉडल दिखाने होंगे। हम लोग जब प्लान दिखाते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं बस इसको दिखाती हूँ और इसको दिखा के यहाँ पे आ जाती हूँ। पर जरूरत है कि अगर कोई युवा है और युवा चूंकि यहाँ पे है ही नहीं, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। और ये बातें हमें समझनी होगी और हमें इस तरीके से उनको दिखाना होगा ताकि उनको ये रियलाइज हो कि अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बस 1% लोगों का फायदा होगा, पर यहाँ पे खरीदते हैं तो 80% लोगों का फायदा होगा। ये उनके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके यहाँ पे वो आके परचेज करेंगे। और ये बात हर एक युवा को बताना होगा। आज का युवा हमारा यहाँ पे युवा नहीं है जो हम यहाँ से यहाँ पे लेके जाते हैं। आज का हमारा युवा यहाँ पे है तो हमें यहाँ से लेकर, या यहाँ पे है युवा है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाना होगा। और ये वाला चीज उनको दिखाना होगा कि भैया देखो क्या फर्क है उसमें और इसमें। और इस तरीके से जब आप प्लान दिखाएंगे और इस तरीके से बताएंगे तो उसका क्लियर होगा कि क्यों मैं जाऊं आरसीएम के दुकान में, क्यों मैं आरसीएम के छोटे से प्यूसे में भी जाके क्यों वहां से कुकिंग ऑयल लेके आऊं, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से क्यों मैं ऑर्डर ना करूं। ये चीज उनको क्लियर करने की जरूरत है और ये सब रीजन आप दे रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या क्या बात की आपको कि पहले उनको तो रियलिटी दिखाइए, जो मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको दिखाए, और दूसरा चीज क्या है कि उसको एक रीजन दिखाइए क्या फर्क है। उनको आपने प्लान के साथ वो चीज दिखाया। उसके बाद उनको दिखाइए कि आप जिंदगी भर हार्ड वर्क करना चाहते हैं या स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, इसके बारे में आप उनको समझाइए। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में समझाइए। दिक्कत क्या होती है अभी मैं बात करती हूँ कि ये सब जब आप दिखाएंगे, प्लान आपने दिखा दिया,
उनसे वो रीजन दिखा दिया आपने, उनको बताया कि यहाँ पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप उनको लेके तो आ जाते हैं। लेकिन लेके आए, लेकिन लेके आने के बाद हम उससे ओवर कमिटमेंट कर देते हैं कि तुम आओगे तो पैसा कमाने लगोगे, तुम आओगे तो ये होने लगेगा, वो होने लगेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम उससे वो रियलिटी भी नहीं दिखा पाते। और रियलिटी में क्या रियलिटी है कि हमें उन्हें बताना होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या अंतर होता है, या छोटी इनकम बड़ी इनकम में क्या होता है, या हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है, ये हमें दिखाना होगा। मेरे जो ऑफलाइन है मोहन सर, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट इन दोनों में अंतर है। इसको अगर मैं बोलूं, दो तरह का मार्केट है जैसे कि मैं बता रही थी, ट्रेडिशनल मार्केट और हमारा एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग जो है। अब देखिए एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं पे कपड़े की दुकान पे रह के, मॉल में रह के, डिलीवरी बॉय बन के, या छोटी मोटी नौकरी करके, या छोटा मोटा दुकान करके, यहाँ पे जो है ना छोटा इनकम, मतलब मैं बोलूं कि जो छोटा इनकम होगा, मतलब कि छोटा छोटा पैसा, 10,000, 20,000, 30,000, ये जो छोटा पैसा है, इसको कमाना आसान है। मतलब छोटी इनकम लेनी यहाँ पे आसान है। 10,000, 20,000, 30,000 का इनकम कोई भी कहीं पे जॉब करके अपना समय बेच के वो कमा रहा है। ये ट्रेडिशनल मार्केट में हो रहा है कि कहीं पे नौकरी कर रहा है, 8,000, 10,000, 20,000 का ले रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी को बोलिएगा कि बाहर में जो है, एक युवा को बोलिए तो वो 10,000, 20,000 कमा लेता है, वो अपना सर्वाइवर मोड पे रहता है। लेकिन उसी को बोलिए कि भैया आपको 1 लाख रुपया आप कैसे कमाओगे, ये बताओ। यहाँ पे कमा सकते हैं? नहीं। 10 लाख, आप उनसे पूछिए 10 लाख कमा सकते हो? नहीं। वहां पे क्या है, जो छोटा इनकम है, मतलब कि 10,000, 20,000, ये सब जो है यहाँ पे कमाना आसान है। लेकिन एमएलएम में क्या है कि ये 10,000 जो है, यही कमाना जो है यही मुश्किल है। यानी कि छोटा पैसा कमाना ही यहाँ पे मुश्किल है, जो कि यहाँ पे जो है आसान है। ये वाला अंतर हम उसको दिखाते नहीं, फ्यूचर नहीं दिखाते। लेकिन जब आप 10,000 कमाने लगते हैं तो यहाँ पे 20,000 भी आप कमाने की ताकत आपको आ जाती है, क्योंकि तब तक आपकी टीम बन जाती है। और जब आपकी टीम बन जाती है और आपने उसको अच्छे से मैनेज कर लिया, तो वो 20K वाला टीम, मतलब कि आपकी रॉयल्टी वाली टीम है, और उसी को आपने तैयार कर लिया, तो वो टेक्निकल पे भी जाता है, टेक्निकल के बाद इमरोल्ड पे, मतलब टेक्निकल में इमरोल्ड भी जाएगा, रूबी भी जाएगा, स्टारो भी जाएगा। और ये 10 लाख जो रुपया है, वो 10 लाख रुपया कमाना यहाँ पे आसान हो जाता है। इनफैक्ट 10,000 कमाने में आपको जितनी मेहनत करनी पड़ी, उतना मेहनत आपको इतना कमाने में नहीं लगाना पड़ता, वो भी ये पैसिव इनकम। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम युवा को लेके आते हैं और ये वाला अंतर उनको समझाते नहीं है। और युवा को पैसा चाहिए होता है, उसको घर चलाना है, या उसके पास अभी जॉब नहीं है, वो पढ़ाई करता है और उसको लगता है कि मैं आ तो गया हूं पर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो हमें उनको दिखाना होगा, भैया एक्टिव इनकम पैसिव इनकम अलग होता है, भैया बाहर का मार्केट यहाँ का मार्केट अलग है, और आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। और जब हम ये अंतर दिखा देंगे, फ्यूचर दिखा देंगे, हम उन्हें बताएंगे कि बाहर में तुम 1 लाख नहीं कमा पाओगे, 10 लाख नहीं कमा पाओगे, लेकिन तुम यहाँ पे अगर 10,000, 20,000 कमा पाओगे, तो फिर आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भी कमा पाओगे। और यही कारण है कि मैं सरवाइव कर पाई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 20,000 कमाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 20 से 30,000 कमाने में भी हो सकता है ज्यादा मेहनत करने पड़े। लेकिन जैसे ही मैं 30,000 कमाई, 50,000 कमा लूंगी और सीधे सीधे 1 लाख भी कमाऊंगी। और इस तरीके से मेरा विजन क्लियर है कि एक दिन 10 लाख भी मैं कमाऊंगी। और अभी 10 लाख कमाना आसान होगा कंपेयर टू 30, 40, 50,000 कमाना। ये मेरे माइंड में था, इसलिए मैं छोड़ के नहीं गई। पहली बात ये। तो आपको ये दिखाना होगा कि क्या है। और जैसा कि मैं बोल रही थी, सैलरी वर्सेस रिवॉर्ड की थोड़ा सा बात करें। अब देखिए थोड़ा सा मैं बात करती हूँ, ये जो आदमी है, ये इस डब्बा को उठा के लेके जा रहा है, एक डब्बे को, और ये आदमी उस डिब्बे को 2 उठा के लेके जा रहा है। अंतर समझिएगा। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हार्डवर्क कर रहा है। हाँ, या मैं बोलूं कि ये आदमी ने क्या किया था, इसको कुछ पता नहीं था कि ये जो चक्का नाम का भी चीज होता है, इसको नहीं पता था। तो उसने क्या किया, वो कार्टून लिया, ढो रहा है, ढो रहा है, ढो रहा है। लेकिन ये आदमी ने क्या कहा, वो बोला कि 3 महीना तक वो काम कर रहा है, और 3 महीने में उसको मान लीजिए 10-10 हजार की सैलरी उसको मिल रही है, तो उसको 30,000 रुपया मिले जा रहा है। लेकिन ये आदमी सोचा कि क्यों ना हम ऐसा चीज इजाद करें कि मैं डबल काम कर सकूं, ट्रिपल काम कर सकूं। और उसने 3 महीना तक काम नहीं किया। अगर 3 महीना तक उसने काम नहीं किया तो मतलब कोई सैलरी नहीं आई, यानी कि उसको 30,000 का नुकसान हो गया, राइट, उसको नुकसान हुआ। लेकिन वो 3 महीना लगा के इसकी इजाद कर लिया, ये सिस्टम का इजाद कर लिया, सिस्टम की खोज कर ली, और इस तरीके से उन्हें इजाद कर लिया। अब क्या है, जब उसने इस चीज का इजाद कर लिया, वो डबल काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, अब उसे 20,000, 30,000 की सैलरी मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी। इस चीज को खोजने का उसको अवार्ड भी मिलेगा। और यही अंतर होता है कि ये आदमी सैलरी ले रहा है, लेकिन अब जब ये आदमी इस चीज को खोज लिया है, अब इस चीज को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका पैटर्न ये करवाएंगे, और इसको जो है अलग से भी पैसा मिलेगा। और ये आदमी जिंदगी भर सैलरी लेता
रहेगा और ये आदमी अपने लिए रिवॉर्ड का इस्तेमाल करता रहेगा, इसको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको भी देती हूँ। कुछ लोग सैलरी पे काम करते हैं, कुछ लोग रिवॉर्ड पे काम करते हैं। जितने भी 80% लोग होते हैं वो बस सैलरी पे काम करते हैं, मुझे इतना काम करने के बाद कितना मिलेगा ये बताओ। वो इस तरीके से सोचते ही इस तरीके से कि इतना काम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ये नहीं सोचते कि उसको कितना मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जियो ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कितना मिलेगा, उसको आइडिया नहीं था कि कितना मिलेगा। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि अगर जियो का इतना तार बिछा दिया तो क्या होगा नहीं होगा, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन उसको पता था अगर हो गया तो मिलेगा जरूर, कितना मिलेगा नहीं पता। और उन्होंने क्या किया, बिछाते गए और आज देखिए क्या हाल है। उनको लगभग दुनिया के चौथे अमीर आदमी में से आ गए। नीरज चोपड़ा जो अभी की गोल्ड मेडल लेके आए हैं जेवियन थ्रो में, उनको पता था कि कितना इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो सफल हुए, उनको अवार्ड के रूप में हरियाणा सरकार 4 करोड़ दे रही है, भारत सरकार कुछ दे रही है, ये सरकार कुछ दे रही है, रिलायंस वाले कुछ दे रहे हैं, टाटा कुछ दे रहे हैं, ये कुछ दे रहे हैं, वो कुछ दे रहे हैं। तो ये क्या मिल रहा है, ये उनको अवार्ड मिल रहा है। और अवार्ड हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन क्या आप अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं, ये आपकी सोचने वाली बात है। अगर हमारी मानसिकता सैलरी वाली होगी तो आप कभी अवार्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। अवार्ड के लिए आपको, रिवॉर्ड के लिए आपको कुछ थोड़ा अलग करना होगा, और अलग मतलब सिस्टम बिल्ड करनी होगी। एक ऐसा चीज बिल्ड करना होगा जो कि आपको शायद आइडिया ना हो कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या दे सकता है, कितना बड़ा, मतलब वो अमाउंट नहीं पता होगा लेकिन ये पता होगा कि ऐसा तो हो सकता है। तो आपको उनको बताना है कि वो किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं, सैलरी के लिए काम करना चाहते हैं या रिवॉर्ड के लिए काम करना चाहते हैं। आज के टाइम पे जो मुकेश कोठारी सर हैं, उनको आइडिया है कि 5 साल के बाद कितनी इनकम होगी? कुछ आइडिया नहीं है, पर इतना पता है कि बहुत होगा। मोहन प्रसाद सर को आइडिया थोड़ी है कि 5 साल के बाद कितनी इनकम होगी, उनको पता नहीं, क्योंकि मैं क्या काम करूंगी, उधर की टीम क्या काम करेगी, छोटे छोटे टीम क्या करेंगे, उनको कुछ आइडिया नहीं है। बट इतना आइडिया है कि बड़ा ही होगा, जो भी होगा बड़ा ही होगा। राजीव सर को कोई आइडिया नहीं है 5 साल के बाद क्या होगा, पर इतना पता है कि आज से तो बड़ा ही होगा। तो ये सब रिवॉर्ड का खेल है, अवार्ड का खेल है। तो ये सब मानसिकता आपको उनमें डालनी होगी। अगर आप नहीं डालते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। अब कुछ चीजों के बारे में और बात करूंगी। तो ये मैं बस समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रही थी कि सैलरी क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हम ये तो बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, लेकिन हमें ये भी बताने की जरूरत है कि आरसीएम क्यों करना है। ये वाला चीज आपको उनको कूट कूट के डालना होगा कि वो आरसीएम ही क्यों करेंगे, बहुत सारी कंपनी है बाहर में करने के लिए, वो क्यों करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज है जो होता है कि एक क्रिएटिव प्लस नेचुरल डिमांड, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए, कुछ कंपनी ऐसे प्रोडक्ट लेके आती है जो कि आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा, मतलब कि आपको उसकी नीड जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। बहुत सारी कंपनी है जो बहुत अलग तरह तरह का चीज लेके आती है, मतलब कि आपको लेके जाना, आपको बताना है कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। आपको पहले खूब समझाना है, खूब समझाना है कि इसकी जरूरत है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट ऐसे आते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि सच में मुझे जरूरत है क्या उस हेल्थ सप्लीमेंट। मैं ये नहीं बोलती कि ऐसा प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए, हमारे पास में न्यूट्री चार्ज है। लेकिन जब हेल्थ सप्लीमेंट जो है, आपको पहले नीड क्रिएट करनी पड़ती है। इंडिया की बात कर रही हूँ, बाहर की कंट्री में ऐसा है कि उसको पता है कि हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, पर अगर आप इंडिया में किसी कोने में जाएंगे, आप उसको पूछेंगे कि हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ये क्या होता है। हाँ, तो उनको पहले आपको बताना होगा कि देखो WHO का ये कहता है आपको इतने न्यूट्रिशन चाहिए, आपको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपको जरूरत है। तो आपने क्या किया, उसकी नीड को क्रिएट किया है। आपको उनको ना नीड को क्रिएट करके तब आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज क्रिएटिव प्रोडक्ट, और नीड क्रिएट करके आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट में बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इस पे काम कर रही है। और उसके वर्सेस ऐसा होता है कि आप आरसीएम के पास सॉल्ट है, नमक है, आटा है। अब किसी को जाके बताने की जरूरत है कि ये नमक है, इसको ये इस्तेमाल करना है, आप इसको इस्तेमाल करने से ये होगा, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना में ये अलग टेस्ट आ जाएगा, ये सब बताने की जरूरत होती है क्या? नहीं। उनको पता है ये सॉल्ट है, आप उसको ये बता सकते हैं कि हाँ सॉल्ट की क्वालिटी हमारी अच्छी है, लेकिन उसको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सॉल्ट क्या होता है, नमक क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। उसको पता है नमक क्या होता है, क्या इस्तेमाल होता है, कैसे करना है, सब पता है। यानी कि नेचुरल है, उसको पता है कि ये चाहिए ही चाहिए उसको। कुकिंग ऑयल उसको चाहिए चाहिए, साबुन चाहिए चाहिए, कपड़ा चाहिए चाहिए। ये सब ऐसे प्रोडक्ट है जो कि नेचुरल डिमांड में काम करता है। और हमारी कंट्री की सबसे इकलौती कंपनी जो कि नेचुरल डिमांड पे काम करती है और हिंदुस्तान के 100% पॉपुलेशन को कवर करती है। हमारे पास वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है कि गरीब आदमी भी काम करके अमीर बन सकता है और एक अमीर आदमी भी काम करके यहाँ पे अपने आप को और बिल्ड कर सकता है।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात है। दूसरी बात है कि हमारा मार्केटिंग प्लान, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लफड़ा होता है, और यहाँ पे कुछ कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं जो कि यूथ आइकन, देखो इसने इतने ही कम टाइम में इतना लाख कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब दिखाने वाले बहुत है। ये चमचागिरी करने वाले, फॉल्स दिखाने वाले, फ्रॉड दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनसे अगर अपनी टीम के युवा लोगों को बचाना है तो आपको कुछ कड़वी सच्चाई पहले बता देनी है, जिसमें पहली सच्चाई क्या होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आरसीएम में तो इतना इतना कम पैसा आता है, आप मेरे यहाँ